हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक लेबर वेलफेयर लॉज है। ये यूनिट 3 है। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। यूनिट 3 के मैंने 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs लिए हैं और नोट्स के साथ लिए हैं। चलिए अपनी यूनिट को स्टार्ट करते हैं। यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके लाइक करने से और कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूं। सो यूनिट 3 का सबसे पहले मैं आपके साथ कंटेंट डिस्कस कर लेती हूँ। यूनिट 3 में आपका जो कंटेंट है वो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये एक्ट कौन सा है 1952, ये भी आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। डेफिनीशन, स्कोप ऑफ एक्ट्स, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, स्कीम, अथॉरिटीज़, डिटर्मिनेशन। सो ये सारे टॉपिक्स इसमें जो कवर अप किए गए हैं, उसी से रिलेटेड मैंने इम्पॉर्टेंट MCQs लिए हैं। जैसा कि आपको पता है, इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ी सी इसकी थ्योरी आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। स्टूडेंट्स, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको उसमें ब्रीफ में बता सकूँ। सो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। सो अगर हम इस एक्ट की बात करें, सबसे पहले ये कौन सा एक्ट है? ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1972 है। पार्लियामेंट में ये ऑर्डिनेंस में कब आया था? 15 नवंबर 1951, ये ध्यान रखिएगा। एंड केम इनटू द फोर्स 4 मार्च 1952। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर बाकी हर जगह ये जो है वो अप्लीकेबल हो गया था। एंड इस एक्ट में अमेंडेड हुए हैं, मतलब अमेंडमेंट हुए हैं 15 टाइम्स। प्रेजेंटली अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें 3 स्कीम्स जो हैं वो वर्क कर रही हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 एंड एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995। इसको रिप्लेस किया गया है फैमिली पेंशन स्कीम 1971 से, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जो नोटेबल, आप पूरा नोट्स अच्छे से पढ़िएगा, जो मैं मेन चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। ये डेट आपको याद रखनी है, कितने टाइम अमेंडमेंट हुए हैं। इसमें 3 स्कीम्स है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम, एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम एंड एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995, जिसको रिप्लेस किया गया था फैमिली पेंशन स्कीम 1971 से। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। लास्ट में एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया is one of the largest provident fund institution in the world in the terms of the members and volume of the of financial transaction that it has been carrying on। ठीक है, ये सबसे बड़ा एक लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1952 कब एप्लीकेबल होगा? तो अब यहाँ पे आपको इसके मेंबर्स याद रखने की, एवरी फैक्ट्रीज और इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 या फिर मोर देन, मतलब कोई भी फैक्ट्री जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा लोग सेटअप के टाइम पे वर्क करते हैं और वो कवर्ड हैं अंडर द सेक्शन 1 सबसेक्शन 3। या फिर अगर हम सिनेमा की बात करें, थिएटर की बात करें, वहाँ पे एम्प्लॉइंग 5 या फिर मोर देन कवर्ड होने चाहिए। ठीक है, सो ये 20% आपको याद रखना है कि ये कभी अप्लीकेबल होगा, लेस देन 20 मोर देन 20% होनी चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए और भी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि अब अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ, हालांकि आपको पूरे नोट्स पढ़ने हैं, मैं आपसे सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पूरा वीडियो अपलोड करना है। सो अब यहाँ पे देखिए ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि करंट वेजेस सीलिंग लिमिट जो है वो कवरेज की गई है अंडर दिस सेक्शन 15,000 किसका? बेसिक पे जो भी होता है हमारा प्लस डियरनेस अलाउंस पर मंथ, इन दोनों को जोड़ देते हैं, एक मंथ में जितना भी आता है। तो वो ये जो डेट है ये अप्लीकेबल, मतलब इसमें अमेंडमेंट जो हुआ है 1914 में हुआ, 2014 में। एंड अर्लियर इट वाज 6,500। ठीक है, बिफोर
दैट मंथ 5,000 पर मंथ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी, ये लिमिट्स आपको याद रखनी है। फिर द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू, ये एक्ट कब अप्लाई नहीं होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉइंग लेस देन 50%। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का केस है, वहाँ पे लेस देन 50% वर्क कर रहे हैं, सो वर्किंग विदाउट एड्स अ पावर ऑफ सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, ठीक है, वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड द एस्टैब्लिशमेंट टू विच दिस एक्ट अप्लाई शैल कंटिन्यू टू दी governed by this act even if the number of employees fall below 20 as later date 1 सबसेक्शन मतलब 1 और 5, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा, ये जो रीजंस यहाँ पे दिए गए हैं, इनके केस में जो है वो ये कवर अप नहीं होता है, ठीक है, अप्लाई नहीं होता। ये रेट्स स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, इससे पहले भी मैंने ये एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया आपसे, वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस वाले में मैंने आपसे डिस्कस किया था, वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट था, ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट है, ठीक है। तो इसमें अगर हम पीएफ की कैलकुलेशन करें, प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन करें, तो एम्प्लॉयज़ का जो शेयर होता है, ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयज़ का शेयर जो होता है वो 12% बेसिक पे प्लस डीए। एम्प्लॉयर का जो शेयर होता है वो कितना होता है पेंशन स्कीम में, ये पेंशन स्कीम में है, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ईपीएस मतलब एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, और एपीएफ मतलब एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड स्कीम। अगर पेंशन स्कीम है तो उसमें एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा 8.35 होगा, बट अगर यही हमारी प्रोविडेंट फंड की स्कीम है तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 3.67 होगा, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 12%। इन दोनों को मिला के प्रोविडेंट फंड में जो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है वो 15.67% होता है। बट पेंशन वाले में अगर हम बात करें स्टूडेंट, पेंशन वाले में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 8.3% होता है, और टोटल अगर हम बात करें तो 10% होता है, ठीक है, सॉरी ये इतना ही होगा हमारा। सो ये रेट्स आपको याद रखनी है, इससे आपसे एमसीक्यू ज़रूर पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस के बारे में बताया गया है। इस बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस अनकवर्ड करता है हमारे अंडर दिस प्रोविज़न, मतलब ये जो हमारा एक्ट है 1952 एम्प्लॉय प्रोविज़न प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 को कवर करता है ये। सो इसमें भी देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दी हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या लेते हैं, वन हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर का क्या लेते हैं, टू हैज़ पे 50.50% ऑफ द बेसिक पे प्लस डीए डियरनेस अलाउंस, डियरनेस पे नहीं लेते हैं स्टूडेंट, डियरनेस अलाउंस लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अप टू 15,000, कितना मैक्सिमम ले सकते हैं 15,000, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सो डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड अकाउंट जो होता है, सो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, आप देख सकते हैं। कंट्रीब्यूशन पेमेंट एंड ड्यू डेट्स, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पेमेंट एंड ड्यू डेट्स के बारे में बताया गया है, ये भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ऑफ ईपीएफओ। देखिए जो प्रोविडेंट फंड स्कीम है उसमें कितने बेनिफिट्स कवर होते हैं, रिटायरमेंट, मेडिकल केयर, हाउसिंग लोन, फैमिली ऑब्लिगेशंस एंड एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, फाइनेंसिंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सारे हमारे सोशल जो सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो कवर होते हैं एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 में। एंड एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम में कितने बेनिफिट्स कवर होते हैं, मंथली मेंबर्स जितनी भी पेंशन स्कीम है वो, विडोज़ एंड चाइल्ड पेंशन, ठीक है, तो ये रिड्यूस पेंशन मतलब ये जितने भी डिसेबलमेंट पेंशन, ठीक है, तो ये सारे जो हमारे पेंशन स्कीम है ये इसमें कवर होते हैं। ये वेरियस फॉर्म है एपीएफ के लिए, मतलब एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के लिए वेरियस फॉर्म है, एम्प्लॉयर के लिए कौन कौन से फॉर्म किससे रिलेटेड है एंड एम्प्लॉयज़ के लिए कौन से फॉर्म किस चीज़ से रिलेटेड है, आप एक बार इसको डिटेल में देख लीजिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक तो बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर हम बात करें फॉर्म 5A वो डायरेक्टर एंड प्रॉपर्टीयर से रिलेटेड है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये फॉर्म थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है मे बी आपसे यहाँ पे कोई भी फॉर्म पूछा जा सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में।
तो ये मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ मैं पहले, ये समरी फॉर्म में है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे भी रेट्स दे रखी हैं। इंटरेस्ट रेट ध्यान रखिएगा कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट रेट 55% पर एनम, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम अपने एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अब हम आपसे एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट एमसीक्यू हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट आर ट्रू। किससे रिलेटेड ये ट्रू है, मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं क्या है। द एक्ट इज़ नॉट अप्लीकेबल, ये तो अभी हमने पीछे पढ़ा ही था। नॉट अप्लीकेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी एम्प्लॉइंग लेस देन 50% वर्किंग विद द एड्स ऑफ द पावर, ये हमने भी पढ़ा था। एंड दिस इट मेक्स प्रोविजन पेंशन स्कीम एंड फैमिली इंक्लूडिंग फैमिली पेंशन, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। द एक्ट इज़ प्रोविजन रिलेटिंग द एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, ये भी हमने पढ़ा था। जो नहीं इसमें इंक्लूडेड है, ट्रू नहीं है, वो क्या है, देयर इज़ नो वेज लिमिट कवर्ड अंडर दिस एक्ट। नहीं, यहाँ पे वेज लिमिट थी, कितनी थी, 15,000, तो ये इसके बारे में ट्रू नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू से पूछा गया, व्हाट इज द प्रेजेंट वेज लिमिट टू द एलिजिबल टू कवर्ड अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, 15,000 वेज लिमिट थी। नेक्स्ट ले लेते हैं, द एक्ट इज अप्लीकेबल टू एवरी एस्टैब्लिशमेंट विच इज़ अ फैक्ट्री इंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1 एंड विच कितने पर्सन होने चाहिए, 20 और मोर देन। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, द अंडर द प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, how many members are appointed by the central government in the central board representing employee in establishment to which the scheme apply, ठीक है। सो कितने मेंबर्स होने चाहिए, मतलब जो मेंबर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है अपॉइंट किए जाते हैं, 10 मेंबर्स, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड में। नेक्स्ट ले लेते हैं, द अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड इज़ ऑडिटेड एनुअली बाय। देखिए, अकाउंट जो भी सेंट्रल मतलब कि बोर्ड के होती है, वह अकाउंट जो ऑडिट किए जाते हैं वो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके थ्रू जो है वो ऑडिट किए जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, द कॉन्ट्रीब्यूशन विच शैल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द प्रोविडेंट फंड टू बी 10%, यह हमने पीछे अभी देखा भी था। नेक्स्ट ले लेते हैं, the employer who contributes to make the default in the complying with the provision of section 6 of this act shall be punishable and with the imposition or the term which may be extended 3 years, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ले लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में अभी मैंने आपको पीछे डिस्कस किया था, लेस देन 50 persons are working without aids of the power, ये मैंने आपको अभी पीछे ही डिस्कस किया था। नेक्स्ट ले लेते हैं, नो कोर्ट इंटरफेरेंस टू दैट ऑफ डैश, यहाँ पे पूछा गया है, क्लास शैल बी ट्राई टू ऑफेंस अंडर दिस प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, तो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, वही इसको जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट ले लेते हैं, द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इट्स एप्टीट्यूड टर्मिनल was constituted under section 7D of the प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1972, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए जो इंश्योरेंस फंड है वो उसकी स्कीम किससे रिलेटेड है, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे भी देखिए वो लिमिट्स पूछी गई है
जो हमारी मिसलेनियस प्रोविडेंट एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन स्कीम 1952 है, उसको जो 1 सितंबर 2014 से जो ली थी उसकी लिमिट कितनी, तो 6,500 से 15,000। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा ये अभी हमने आपको देखा था। अगर हमारी प्रोविडेंट फंड है तो 3.67, अगर हमारी पेंशन है तो 8.33। ये अभी मैंने यहाँ पे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए 8.33 अगर पेंशन वाली है, अगर प्रोविडेंट वाली है तो 3.67 एम्प्लॉयर का रहेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, द स्कीम डिफाइंड अंडर द सेक्शन 21IB ऑफ द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 इज इंश्योरेंस स्कीम। देखिए जो सेक्शन 21IB में बताई गई है वो इंश्योरेंस स्कीम के बारे में डिफाइन किया गया है। 1IA के सेक्शन 2 के IA में जो बताया गया है वो इंश्योरेंस फंड के बारे में बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड अगर हम बात करें सेक्शन 1 इंश्योरेंस स्कीम इज फ्रेम्ड अंडर द सब सेक्शन 1 ऑफ कौन सी सेक्शन में, सेक्शन 6C ऑफ द प्रोविडेंट फंड ऑफ एक्ट 1952। मेंबर्स के बारे में किस सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 2J में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, 12% एम्प्लॉय का रहता है प्रोविडेंट फंड में, 3.67% एम्प्लॉयर का रहता है और टोटल 15.67% रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 2 के ए से लेके -A ऑफ द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 डिफाइन पेंशन फंड, किसके बारे में डिफाइन किया गया है, पेंशन फंड के बारे में डिफाइन किया गया है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज एस्टैब्लिश्ड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ, एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड जो है वो एस्टैब्लिश किया गया सेक्शन 2 के 6A में, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट ले लेते हैं सेक्शन 2KB ऑफ द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 डिफाइन। देखिए 2KB में डिफाइन किया गया रिकवर ऑफिसर के बारे में, ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। सेक्शन 2 के क्लॉज 2 में किसके बारे में डिफाइन किया गया है, सुप्रीनिएशन के बारे में बताया गया है, ठीक है, सुप्रीएनिमेशन के बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ले लेते हैं द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एप्टीट्यूड ट्रिब्यूनल विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन 7D डिफाइन, इसको बताया गया है सेक्शन 2KM में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 मतलब क्लॉज उसका F है, सॉरी M है, 2M, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विच सेक्शन डिफाइन द एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय अंडर द प्रोविजन, एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय के बारे में सेक्शन 2KF में बताया गया है। What is punishable salary? punishable salary कौन सी होती है, एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ पे, एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ पे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं सर्विस नीडेड टू क्वालिफाई एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम इज 10 ईयर्स। अगर हमें एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम लेनी तो हमें कितने साल की सर्विसेज की नीड होगी, 10 ईयर्स की, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये MCQ आप देख सकते हैं कि विच पर्पस डज नॉट इंटाइटल्ड एन एम्प्लॉयज टू टेक एडवांस फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। इसमें से किस में मतलब टाइटल नहीं है, तो वहाँ यहाँ पे पूछा गया है परचेजिंग ड्वेलिंग हाउस, ठीक है, वो इसका टाइटल में इंक्लूड नहीं है। प्रोविडेंट फंड इज एप्लीकेबल टू एन एस्टैब्लिशमेंट इंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। ये आपको पीछे एक MCQ में पूछा भी गया था, मतलब MCQ के क्वेश्चन में था और आंसर में आपको उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। मैक्सिमम पर्सन के बारे में अभी मैं आपको बताई चुकी हूँ, 20 होने चाहिए। एप्रोप्रिएशन गवर्नमेंट के बारे में किस सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 2A में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A जो एप्रोप्रिएशन गवर्नमेंट है फॉर द मनी इज गिवन द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में है। सेक्शन 2AA जो है वो डिफाइन किया गया है ऑथराइज्ड ऑफिसर के बारे में। बेसिक जो वेजेस है उसके बारे में डिफाइन किया गया है सेक्शन 2B में, ध्यान रखिएगा। द टर्म ऑफ द कंट्रीब्यूशन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन को डिफाइन किया गया सेक्शन 2C में,
ठीक है। एंड 2D में डिफाइन किया गया है कंट्रोल्ड इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ थे, इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि आपसे ज़्यादातर जो है वो लिमिट ज़रूर पूछी जाएगी, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो इससे पहले मैंने लिमिट्स डिस्कस की थी एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की, वो स्टेट एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट की थी और ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वहाँ पे 1.75 और 4.75 थी, तो ये अलग है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जब भी आपसे लिमिट पूछी जाएगी वहाँ पे प्रोविडेंट फंड लिखा होगा, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए प्रोविडेंट फंड। अगर पेंशन लिखा होगा कि एम्प्लॉयर शेयर टू ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू दी पेंशन स्कीम, तो आपका 8.33% हो जाएगा, मतलब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सो ये मेरा पूरा वीडियो था, इसमें लेक्चर के साथ नोट्स हैं, आप लोग पॉज कर करके वीडियो को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में मेंशन करिए, मैं आपकी क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करूँगी। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, एफर्ट्स लगते हैं इसको बनाने में। कमेंट करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि उनका भी एग्ज़ाम अच्छा हो। एग्ज़ाम के बाद ज़रूर बताइएगा कि मेरे वीडियो आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे।